मोबाइल पर बातें करने लगती है। मिली, तुम्हें दिख रहा है ना, मैंने अभी अभी पोछा लगाया है, फिर ऐसे चप्पल पहनकर यहाँ से वहां क्यों घूम रही हो? अरे मदद नहीं कर सकती हो तो कम से कम मेरा काम तो मत बढ़ाओ। भाभी, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? आप हमेशा मुझसे ऐसे उखड़े हुए अंदाज में बात क्यों करती हैं? अरे ऐसा क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? नहीं बिगाड़ा है तो बिगाड़ लो ना। अरे यहाँ पहले ही इतना काम फैला हुआ है, ऊपर से तुम मेरा काम बढ़ाने में लगी हुई हो। तुम्हारा क्या है, तुम तो पूरा दिन कमरे में बैठकर ऑर्डर चलाओगी और तुम्हारा सब काम तुम्हें बिस्तर पर बैठे बैठे तैयार मिल जाएगा, लेकिन हमें हाथ पैर चलाकर काम करना पड़ता है। इसलिए प्लीज मेहरबानी करो, जब तक मैं सफाई कर रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही अपने कमरे में बैठी रहो जैसे पूरा दिन बैठी रहती हो। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना भाभी, मेरा आपसे बात करने का मन ही नहीं करता। अरे आप जब भी मुंह खोलती है हमेशा आग ही क्यों उगलती रहती हैं? कभी कायदे से भी तो बात कर सकती है किसी के साथ। जा रही हूँ मैं अपने कमरे में, मुझे भी कुछ शौक नहीं है आपसे बात करने का। भाभी के साथ बहस करने के बाद मिली मुंह फुलाकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। ये लड़ाई और बहस कोई आज पहली बार नहीं हुई थी, ये तो इन ननद भाभी का लगभग रोज का ही सिलसिला था। रीना और मिली के आपस में कुछ खास बनती नहीं थी, न जाने क्यों एक शीत युद्ध सा चलता रहता था दोनों के बीच। कुछ दिनों बाद मिली की शादी अनुज के साथ हुई और वो अपने ससुराल चली गई। मिली को ससुराल गए कुछ महीने बीत गए थे। आज मिली अपने मायके आने वाली थी, इसलिए घर में सभी लोग जोर शोर से उसके स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। रीना बहू, सारी तैयारियां हो गई है ना? मिली बस आती होगी। और हाँ, घर में सब कुछ बिल्कुल वैसे ही तैयार कर दो जैसे उसे पसंद है। उसके कमरे की सफाई और उसका बेड तो तुमने लगा दिया था ना। देखो, मेरी बेटी को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। हाँ मम्मी जी, मिली का कमरा मैंने ठीक कर दिया है, उसकी पसंद का सब सामान उसके कमरे में लगा दिया है, आप चिंता मत करिए। मिली आएगी तो उसे उसकी पसंद की मसाला चाय ही बनाकर पिलानी है। इलायची और लौंग मंगवा ली थी ना तूने? तुझे तो पता है ना, मसाला चाय मेरी बिटिया की कमजोरी है। और खाने के बाद मीठे के लिए रसगुल्ले भी आ गए कि नहीं? ओफो, बस भी कीजिए मम्मी जी, मुझे इस घर में आए बरसों हो गए और अब मुझे सबकी पसंद नापसंद बहुत अच्छे से पता है। आप निश्चिंत रहिए, मैं मिली की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। कुछ देर बाद मंजू देवी की इकलौती बेटी मिली अपने मायके पहुंच जाती है। मिली बेटा, ये कैसा हुलिया बना रखा है तूने? मायके में इतना लंबा घूंघट निकाल कर कौन आता है बेटा? मम्मी अब क्या बताऊं, इस घूंघट की ना मुझे आदत सी हो गई है। और आपको पता है ना, बहू के सर के बाल दिख जाए तो ससुराल में बवंडर मच जाता है। अरे कौन से जमाने में जी रहे हैं तेरे ससुराल वाले? भला इतना लंबा घूंघट आज के जमाने में कौन करवाता है? पढ़ी लिखी लड़कियों से ऐसे चौंचले कराने का मतलब ही क्या है? मम्मी, अब मेरे ससुराल में जैसी परंपरा है वो तो मुझे निभानी ही पड़ेगी ना। ससुराल वाले तो दिन को अगर रात कहे तो मुझे भी रात कहना पड़ेगा। अरे छोड़ बेटा, अभी ये बात करने से कोई फायदा नहीं। तू बैठ, मैं चाय नाश्ता लगवाती हूँ। रीना बेटा, देखो मिली आ गई, चाय नाश्ता लगाओ। नहीं नहीं मम्मी, चाय नाश्ता क्या लगाना है, मैं खुद रसोई में जाकर चाय बनाती हूँ ना। सोफे पर बैठने के बजाय मिली अपना पल्लू संभालती हुए रसोई में पहुंच जाती है और वहां जाकर चाय बनाने लगती है। अरे मिली, तुम क्यों चाय बना रही हो? तुम बैठो ना, मैं चाय बनाकर ला तो रही हूँ। नहीं भाभी, अब मेरी भी तो शादी हो गई है और शादीशुदा औरतों को तो काम करने की आदत सी हो जाती है, या यूं कह लो वो तो काम करने की मशीन ही होती है। अरे क्या बोले चली जा रही है, तो कोई काम करने की मशीन है क्या? भाभी, अब जितने दिन तक मैं यहाँ हूँ घर की सारी जिम्मेदारियाँ मैं ही संभालूंगी। आप समझ लो आपकी छुट्टी चल रही है। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा भी भला कहीं होता है क्या? तुम 4-5 दिन के लिए आई हो, आराम करो। अरे लाइए, आप इधर दीजिए, चाय मैं लेकर जाऊंगी और जैसा मैं कहती हूँ आप बिल्कुल वैसा ही करो। अपना घूंघट संभालते हुए मिली ट्रे में चाय लेकर ड्राइंग रूम में आती है। अरे बेटा संभाल के, इतना लंबा घूंघट करके कहीं तू गिर मत जाना बेटा। मुझे ना तेरी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं मेरी बच्ची कैसे इस घूंघट में दिन भर घर के काम करती होगी। सबको चाय नाश्ता देने के बाद मिली सबके झूठे बर्तन समेटकर रसोई में ले जाती है। उसके बाद सर पर घूंघट संभालते हुए रसोई में खड़े होकर बर्तन धोने लगती है। अरे बेटा, बर्तन क्यों मांज रही हो? तेरी भाभी धो लेगी ना। नहीं मम्मी, मुझे आदत है ये सब करने की, आप चिंता मत करिए। मंजू देखती है कि बेटी मिली को सर पर साड़ी का पल्लू रखकर बर्तन धोने में बहुत असुविधा हो रही है। बार बार उसका पल्लू सर से सरक कर नीचे गिर जाता है और फिर वो अपने हाथों में लगे साबुन को धोकर पल्लू को वापस सर पर रखती है और बर्तन धोने लगती है।
अरे बेटा, इतनी गर्मी हो रही है तो कैसे इस पल्लू में लिपट कर काम कर रही है? तुझे गर्मी नहीं लग रही क्या? मम्मी, बहू को गर्मी कहाँ लगती है? उनको तो भगवान ने स्पेशल पावर्स दे रखी है ना। ना उन्हें गर्मी लगती है, ना ठंड, ना भूख लगती है, ना प्यास। घर के काम करते समय वो सुपर वुमन बन जाती है। आप तो ये बात जानती ही होंगी। पता नहीं कैसे घर में शादी कर दी हमने अपनी फूल सी बच्ची की। अरे इतने नाजों से पाला था, कभी एक गिलास पानी नहीं लेकर पिया बिटिया के हाथ से, और देखो तो वहां जाकर बेचारी को इतना काम करना पड़ रहा है। मेरी बेटी तो बिल्कुल पहचाने में नहीं आ रही, लगता ही नहीं कि ये हमारी मिली है। शाम के समय मैं खाना बनाने जा रही हूँ। बता दीजिए मम्मी, खाने में क्या बनेगा? अरे बेटा, ये तेरा घर है, जो तेरा मन करे अपनी भाभी को बता दे, और तू जाकर ना कमरे में आराम कर, वो बना लेगी। नहीं नहीं, मेरी पसंद कुछ नहीं होती मम्मी। पसंद तो आप लोगों की होती है, मतलब घर के बड़ों की या मर्दों की होती है ना। आप बताओ क्या बनेगा? अच्छा ठीक है, तो आलू टमाटर बना ले। मिली रसोई में जाकर खाना बनाती है और सबको खाना परोस देती है। अरे बेटा, तू भी आ जा। नहीं मम्मी, आप लोगों के साथ बैठकर मैं कैसे खा सकती हूँ? मैं सबसे आखिर में खाऊंगी। सबको खिलाने के बाद मिली सर पर पल्लू टिकाकर रसोई के बाहर लगी चेयर पर बैठकर खाना खाने लगती है। अपनी बेटी को पसीने से लथपथ होकर साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए सबसे अंत में खाना खाते देख मंजू उसके पास आती है। अरे बेटा, यहाँ डाइनिंग टेबल पर आकर खा लेती ना, यहाँ गर्मी में बैठकर कैसे खाएगी? तेरा गर्मी से जी नहीं घबरा रहा? नहीं मम्मी, मैंने बताया ना आपको, बहुओं को गर्मी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? ऐसा किसने कहा तुझसे? क्योंकि वो बहू है, इसलिए उनके अंदर कोई भावना नहीं होती। ना उनकी कोई पसंद नापसंद होती है, ना उनके खाने पीने का समय होता है, ना भूख लगती है, ना गर्मी लगती है, ना ही उन्हें कुछ भी कहने का अधिकार होता है। अरे अक्कल पर पत्थर पड़ गए थे मेरे, जो बस अच्छा लड़का देखकर अपनी लाड़ों की शादी उस घर में करा दी। बेटा, मुझे नहीं पता था कि मैं शादी करके तेरी खुशियों का गला घोट रही हूँ। अरे हमारी इतनी हंसती खेलती लड़की को क्या से क्या बना दिया 2 महीने में। मैं अभी बहन जी से बात करती हूँ। देख बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी माँ है तेरे साथ। मम्मी सच बताना, आप मुझे नहीं देख पाई ना इस तरह? आपको बहुत तकलीफ हुई है ना? अरे किस माँ को खुशी होगी अपनी बेटी को ऐसे देखकर बेटा? मेरा तो जी जल रहा है सच में। मम्मी, अगर आप अपनी बेटी को एक दिन इस हाल में नहीं देख पाई, तो पिछले 8 साल से जो भाभी इस तरह से रह रही है, वो आपको क्यों नहीं दिखा? क्या आपने कभी महसूस किया कि इतनी गर्मी में सर पर पल्लू रखकर खाना बनाने में और घर का सारा काम करने में उन्हें कितनी दिक्कत आती होगी? क्या सर्दी गर्मी बस बेटियों के लिए होती है? बहू लोहे की बनी होती है क्या? बरसों से भाभी हमारी पसंद का खाना बना रही है, कभी आपने उनसे कहा कि आज तू अपनी पसंद का बना ले? क्यों, उनकी कोई पसंद नहीं है क्या? वो बेचारी पूरा दिन काम करती हैं और खाना सबसे लास्ट में खाती है। आपने ही उन्हें अपने खानदान का ये नियम बताया था ना कि बहू सास ससुर के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती, इसलिए वो बेचारी सबसे अलग थलग नौकरों की तरह बिना पंखे के रसोई में खड़े होकर खाना खाती हैं। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं हमेशा यही समझती थी कि भाभी बहुत गुस्सैल है, हमेशा मुझसे झगड़ती रहती हैं। लेकिन शादी के बाद समझ में आया कि शायद भाभी को मुझसे थोड़ी उम्मीद थी कि मैं उनका हाथ बटाऊं, कम से कम उनके ऊपर काम का थोड़ा प्रेशर हल्का हो जाए। लेकिन मैंने कभी उनकी किसी तकलीफ को समझने की कोशिश ही नहीं की। शादी के बाद मुझे ये समझ में आया कि एक बहू और बेटी होने में कितना अंतर होता है। बस तभी मैंने सोच लिया कि मैं आपको इस बात का एहसास करा के रहूँगी कि भाभी आपके साथ किन हालातों में रह रही है और वो गलत है। माफ़ कर दे रीना बेटा, सच में सब कुछ देखकर भी मैं अनजान बनी रही। आज के बाद तुझे इस पल्लू की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसी बेटी वैसी बहू, ये तेरा ही घर है बेटा, खुल कर जी और अपने मन से खा पी और पहन। बहू का जीवन सुधारना हमारे हाथ में है, लेकिन बेटी के जीवन की डोर तो अब ससुराल वालों के हाथ है, और हमें जीवन भर पछतावा रहेगा कि हमने तुझे गलत हाथों में सौंप दिया। अरे मम्मी, आपकी बेटी की डोर सही हाथों में है। मेरे ससुराल में मुझे बहुत मान सम्मान और आज़ादी मिली हुई है। ये घूंघट तो बस आपको समझाने के लिए था। मेरी चिंता छोड़िए आप, बस भाभी के चेहरे की गुम हो चुकी हंसी वापस ले आइए। रीना की आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी और उसने मिली को कसकर गले से लगा लिया था। विवेक की छुट्टी होती है
और वो अपने कमरे में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहा था। तभी विवेक अपनी माँ अनीता को आवाज लगाकर कहता है, माँ कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ ना, मेरा मैच चल रहा है। विवेक बार बार अपनी माँ को बोले जा रहा था। अनीता को बहुत गुस्सा आता है और वो कोल्ड ड्रिंक का पूरा डिब्बा लेकर विवेक के कमरे में जाती है और पटकते हुए कहती है, ये ले पी ले, जितना मन करे उतना पी, और बार बार ना मुझे मत बुलाकर। थक गई हूं मैं तेरी जी हजूरी कर करके। अरे तेरी माँ हूं, घर की नौकरानी नहीं, बार बार दौड़ाता रहता है। माँ आप गुस्सा क्यों कर रही है? मैंने तो बस एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मांगी थी, आप तो पूरा डब्बा ही ले आई। और एक ही दिन की तो छुट्टी मिलती है, उस दिन मैं अपने मन का कुछ कर लेता हूँ तो आपको दिक्कत होने लगती है। अरे दिक्कत मुझे क्या, किसी को भी हो जाए। सुधर जा नालायक, तंग आ गई हूं, खुद कुछ काम करता नहीं, हर वक्त माँ माँ करता है। अब आपको ना बोलूँ तो किसे बोलूँ माँ? कोई और है क्या मेरा? आप बिना माँ खामखाई ऐसे मुंह बनाती रहती हो। अच्छा आप जाओ, मेरा ना मैच चल रहा है, मुझे देखने दो। मैच में ही घुसा रहता है, कभी अपनी माँ का दुख मत देख लियो। अनीता विवेक के कमरे से बाहर जाती है और अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी विवेक फिर से आवाज लगाता है, अरे माँ मेरे ना चिप्स खत्म हो गए, दुकान से ले आओ ना प्लीज। विवेक की बात सुनकर अब अनीता गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तुरंत दुकान जाती है और चिप्स की पूरी लड़ी लेकर आ जाती है। लड़ी लेकर वो विवेक के ऊपर फेंकती है। और कुछ चाहिए तो अभी बता दे, ऐसे बार बार मत बोला कर, अब मुझे आराम करना है। नहीं नहीं माँ अब कुछ नहीं चाहिए, अब आप जाकर आराम कर लो। हाँ कुछ भी चाहिए होगा ना तो बोल दूंगा तुम्हें। नाक में दम करा हुआ इस लड़के ने, एक काम खुद से नहीं करता। शादी हो जाएगी, इसकी बीवी ही अब सुधारेगी, मेरे बस की तो बात नहीं है ये। अनीता विवेक से बहुत परेशान हो जाती है और कुछ ही दिनों में रूही नाम की एक लड़की से विवेक की शादी करवा देती है। शादी के बाद रूही पूरा घर अच्छे से संभाल लेती है। कुछ दिनों बाद विवेक और रूही जब दोनों सोने जाते हैं तो विवेक रूही से कहता है, अरे रूही मैं ना बाथरूम की लाइट ऑन करके भूल गया, तुम जाओ ना बाथरूम की लाइट बंद कर दो ना। क्या विवेक, तुम बाथरूम की लाइट कैसे ऑन करके भूल गए? अरे बाथरूम की लाइट चालू करते हैं तो उसे बंद भी तो करना होता है। अरे यार मेरे दिमाग से निकल गया रूही, मैं ना बहुत थक गया हूँ, जाओ ना लाइट बंद कर दो ना प्लीज। कोई बात नहीं, आराम करो, मैं बंद कर दूंगी लाइट। रूही विवेक के सारे काम करने लगती है और अब विवेक अपनी पत्नी पर ही निर्भर होता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद विवेक काम से आता है और अपने जूते और मोजे ऐसे ही निकाल कर कमरे में जाने लगता है। ये देखकर रूही कहती है, विवेक ये क्या है? कम से कम अपने जूते मोजे तो सही जगह पर रख सकते हो ना, या फिर ये भी हम लोग करें? अरे कुछ तो कर लिया करो। अभी ना मुझे इंपॉर्टेंट कॉल करना है, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। तुम्हें अपनी इंपॉर्टेंट कॉल याद है, लेकिन जूते और मोजे कहाँ रखे जाते हैं ये याद नहीं। अब तक तो तुम रख रही थी ना, तो अब भी रख दो ना। विवेक इतना कहकर वहां से चला जाता है। रूही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विवेक एक काम नहीं करता, छोटी छोटी चीजों के लिए उसे ही बुला रहा था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद रात में विवेक और रूही दोनों सो रहे थे। तभी अचानक विवेक की नींद खुलती है और वो रूही को उठाकर कहता है, रूही मुझे ना बहुत जोर से प्यास लग रही है, जाओ ना पानी ले आओ। मुझे भी बहुत जोर से नींद आ रही है, जाओ विवेक तू खुद ही ले आओ, ये तो तू खुद कर सकते हो। अरे मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है रूही, ले आओ ना प्लीज, बहुत प्यास लग रही है। अब क्या मैं आधी रात में उठकर जाऊं पानी लाने? तो तुम क्या चाहते हो, आधी रात में मैं उठकर जाऊं? अरे जान प्यास तुम्हें लगी है तो तुम जाओ। मुझे वैसे भी ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और तुम रात में मुझसे पंचायत कर रही हो। अरे जितनी देर तक मुझसे बात कर रही हो ना, इतनी देर में तो पानी भी ले आती। जाओ ना रूही, ले आओ ना पानी, क्यों नखरे दिखा रही हो? विवेक तुम हद करते हो, छोटी छोटी बातों के लिए मुझे उठा रहे हो। तुम सो रहे हो तो मैं भी तो सो रही हूं ना। प्यास तुम्हें लगी है तो तुमने मुझे उठा दिया, ये कौन सी बात हुई? ये सही बात है, अब मैं अपने काम तुमसे ना बोलूँ तो किससे बोलूँ? अरे तुम्हें अपने पैसों की शिकायत होती है तो मुझसे ही बोलने आती हो ना, तो मैं भी तो तुम्हारे पास ही आऊँगा अपने कामों के लिए। जाओ पानी ले आओ, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है मुझे और ज़्यादा नींद भी आ रही है। कल सुबह जल्दी उठना है, मीटिंग है मेरे, सब कुछ तैयार करना है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। विवेक ऑफिस से घर जल्दी आ जाता है और आते ही कहता है, अगले ही दिन विवेक रूही से कहता है, रूही
ये चार्जिंग का स्विच ऑन कर देना, मैं खाना खा रहा हूँ। हाँ तो खुद कर लो, मुझसे क्या बोल रहे हो? आपके साइड में ही तो है, अब उसके लिए भी मैं ही आऊँ क्या? अरे कर दो ना, दिखाई नहीं दे रहा मैं खाना खा रहा हूँ। हाँ तो मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो हर काम के लिए रूही रूही करते रहते हूँ। बीवी हूँ तुम्हारी, बीवी की तरह ट्रीट करो, छोटे मोटे काम ना खुद कर लिया करो, ठीक है? रूही अब विवेक को पलट कर जवाब दे रही थी और उसका एक भी काम नहीं कर रही थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद विवेक फोन पर बात करते हुए खाना खा रहा था, तभी रूही से कहता है, ए रूही, जरा थोड़ा चावल तो ले आना। खुद जाकर ले लो, मुझे और भी बहुत काम है। अरे मैं फोन पर बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम मेरा काम नहीं कर रहे हो, पर ये तो देखो मैं कुछ कर रहा हूँ, तभी तो तुम कर ही सकती हो। तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं जो तुम्हारी हर छोटी मोटी बात में दौड़ते हुए सामने खड़े हो जाऊं। अपने काम खुद करना सीखो, मैं भी अपने काम खुद करती हूँ ना। विवेक को रूही की बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वो खाना वहीं पर छोड़ देता है और तुरंत अपनी माँ के कमरे में जाकर कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, आज तक मैंने आपके साथ कितना गलत बर्ताव किया, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको बुलाता रहा। आज जब रूही मेरा कुछ काम नहीं कर रही, मेरी बात नहीं सुन रही, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब एहसास हो रहा है कि मैं आप सबसे कितना गलत बर्ताव किया करता था। बीवी अक्ल ठिकाने ले ही आई। अब तक मैं तुझे समझा रही थी, तब तो तुझे मेरी बात कभी समझ में नहीं आई। हमेशा मैं तुझे बुरी लग रही थी ना कि मैं चिड़चिड़ा करती रहती हूँ। अब क्या हुआ, अब समझ में आ गया सब? हाँ माँ, समझ में आ गया। मुझे ही समझना चाहिए था, मैंने ही आप दोनों को इतना परेशान कर दिया। छोटी छोटी चीज़ तो मैं खुद कर सकता हूँ, उसके लिए भी मैंने आप दोनों को परेशान किया, मुझे माफ़ कर दो। विवेक को अपनी गलती का एहसास होता है और तुरंत वहां हंसते हुए रूही आती है। माँ जी, अब तो ये पटरी पर आ ही गए। हाँ बहू, हम दोनों का प्लान कामयाब रहा। इसका मतलब ये आप दोनों का प्लान था? जी, आप धीर जो सुधर ही नहीं रहे थे, तो सुधारने के लिए हम दोनों का ये प्लान था जो कि कामयाब भी रहा। अच्छा रूही, जाओ ना, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ ना। क्या? अरे अरे, मैं लाता हूँ ना। दोनों सास बहू की चाल आखिरकार कामयाब हो जाती है और विवेक सुधर जाता है। उस छोटे से चूहे के बारे में तो सुना ही होगा आपने, जो बेकार ही हर जगह एक सुरंग बनाकर घुस जाता है। तो कुछ वैसी ही थी हमारी बिंदिया भी। बिंदिया शर्मा परिवार की छोटी बहू, जिसके अपने ससुराल में कुछ खास इज्जत ही नहीं रह गई थी। पर ऐसा क्यों था, इसे जानने के लिए चलते हैं शर्मा निवास में, जहां हर रोज की तरह सल्ला मंदिर में पूजा करके अपने घर लौटती है। पर इस बार सल्ला के साथ उसकी सहेली विमला भी होती है। जा बहू, विमला के लिए एक कप चाय तो बना कर ले आ। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। अब बैठ तू और शांति से बता क्या बात है। अब क्या बात बताऊँ सल्ला बहन, भाग्य ही फूट गए हो जैसे। कल रात को मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तीर्थ पूजा क्या कुछ नहीं किया मैंने इस बेटे को पाने के लिए, और वही बेटा कल मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। अरे रे, अब क्या करेगी विमला तू? तूने तो अच्छे ही संस्कार दिए थे ना रोहन को, अब वो नाकारा निकला तो इसमें तेरी क्या गलती? और ये ना बस तेरे घर की कहानी नहीं है विमला, आजकल सब घर का यही है। उस दिन रिंकू भी तो कीर्तन में यही कह रही थी। तो फिक्र मत कर, मैं बात करती हूँ रोहन से। बताइए आंटी जी, क्या ज़माना आ गया है। मैं भी चलती हूँ मम्मी जी आपके साथ, समझाऊंगी रोहन भैया को। अरे भाई, अपनी माँ से सगा कोई होता है क्या? वो कैसे अपनी माँ के खिलाफ खड़े हो सकते? इसको तो सबसे अलग ही चिपकना है। हम बड़ों के बीच तू जाकर क्या करेगी? तुझे जो बोला है वो करना। जा जाकर चाय बना कर ले आ। बिंदिया 2 कदम आगे बढ़ती है, पर फिर लौट के वापस अपनी सास के पास आ जाती है और विमला और सल्ला के बीच में बैठकर विमला के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैं हूं ना आंटी जी, सब ठीक हो जाएगा। बताइए क्या हालत कर ली है आपने अपनी। मैं आंटी जी को संभालती हूँ, आप जाकर चाय बनाकर ले आइए, 2 कप। हाँ, कोई है क्या इस घर में? तू ही पिला दे चाय मुझे, अब यहाँ से उठने वाली नहीं हूँ मैं। दोपहर के वक्त आराम से पैर पर पैर चढ़ाए सोफे पर बैठकर सरला टीवी देख रही थी कि तभी उसकी बड़ी बहू उसके पास आती है और सबसे पहले अपने सर पर पल्ला कर लेती है। फिर सरला के पैरों को सीधा कर उसे दबाने लग जाती है। कर लिया ड्रामा, बोलो क्या काम है? काम? राम 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 राम, भगवान मुझे अभी उठा ले मम्मी जी, अगर मैंने कभी भी आपकी सेवा किसी फायदे के लिए की हो तो।
जरा ध्यान से बहू, जिस हिसाब से तू झूठ बोलती है, किसी दिन अचानक ही भगवान तुझे लेने आ जाएंगे। चल जल्दी से अब मेन टॉपिक पर आ जा। मम्मी जी, वो मैं क्या कह रही थी, मैं डांस क्लास ज्वाइन कर लूँ प्लीज़? मेरी सारी फ्रेंड्स जाती है डांस क्लास, इवन वो विमला आंटी की बहू भी। सीमा ये कहती ही है कि रसोई में काम कर रही बिंदिया के कान खड़े हो जाते हैं और वो फौरन बाहर आकर अपनी जिठानी के साथ अपनी सास के पैर दबाने लगती है। मान जाइए ना सासू माँ, चली ही जाएंगी भाभी डांस सीखने तो क्या ही हो जाएगा, दोनों एक साथ जाएंगे और एक साथ ही आ जाएंगे। नहीं नहीं मम्मी जी, इस उम्र में डांस सीखकर क्या करेंगी? अरे माँ जी नहीं भाभी, आप समझी नहीं, मैं मेरे और आपकी एक साथ जाने की बात कर रही हूँ। दोनों देवरानी जेठानी एक से कपड़े पहनेंगी, एक से चप्पल, एक सा पर्स, एक नंबर लगेंगे ना दोनों साथ में। तू नहीं 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 नहीं, और एक से कपड़े पहनकर बैंड पार्टी बनना है क्या? और वैसे भी तुझे कहाँ आता है डांस? तो ये बात है। सीमा के बोलने की देर थी कि फौरन बिंदिया सीमा के कमरे में जाती है और उसके डांस क्लास के लिए खरीदे हुए जूते पहनकर बाहर आ जाती है और अपनी साड़ी को कमर में डालकर डांस स्टेप करना शुरू कर देती है। मेरे जूते कैसे पहन लिए तूने? मुझसे पूछा था क्या? अरे इतना चिपका मत कर मुझसे तू बिंदिया, समझी? मुझे नहीं जाना कोई डांस क्लास मम्मी जी। रात के वक्त जब सभी खाने की टेबल पर बैठे हुए थे तो प्रिया कहती है, मम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं, कल मेरे कॉलेज में फेयरवेल है, क्या पहनूं मैं? अरे मैं हूं ना दीदी, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब देख लूंगी। नहीं 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 नहीं, आप नहीं। और जैसे ही प्रिया का नाश्ता खत्म होने को आता है कि बिंदिया बोल पड़ती है, चलिए दीदी कमरे में चलते हैं, अभी से साड़ी पहनने की प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो आप कल पूरे दिन साड़ी पहनकर रह पाओगी। बिंदिया प्रिया का हाथ पकड़े उसे उसके कमरे में ले जाती है। तभी बिस्तर पर रखा प्रिया का फोन बजने लगता है। प्रिया के फोन उठाने के पहले ही बिंदिया भागकर फोन उठा लेती है। अब बैठिए ना दीदी, मैं देख रही हूँ ना फोन। बाबू? ये बाबू कौन है दीदी? लगता है आपने किसी को खुद के लिए ढूंढ लिया है। बताइए ना कौन है? मैं आपकी बहन जैसी हूँ ना दीदी, मुझे बताइए ना। सोफे पर बैठने के बजाय मिली अपना पल्लू संभालती हुए रसोई में पहुंच जाती है और वहां जाकर चाय बनाने लगती है। अरे मिली, तुम क्यों चाय बना रही हो? तुम बैठो ना, मैं चाय बनाकर ला तो रही हूँ। नहीं भाभी, अब मेरी भी तो शादी हो गई है और शादीशुदा औरतों को तो काम करने की आदत सी हो जाती है, या यूं कह लो वो तो काम करने की मशीन ही होती है। अरे क्या बोले चली जा रही है, तो कोई काम करने की मशीन है क्या? भाभी अब जितने दिन तक मैं यहाँ हूँ घर की सारी जिम्मेदारियाँ मैं ही संभालूंगी, आप समझ लो आपकी छुट्टी चल रही है। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा भी भला कहीं होता है क्या? तुम 4-5 दिन के लिए आई हो, आराम करो। अरे लाइए आप इधर दीजिए, चाय मैं लेकर जाऊंगी और जैसा मैं कहती हूँ आप बिल्कुल वैसा ही करो। अपना घूंघट संभालते हुए मिली ट्रे में चाय लेकर ड्राइंग रूम में आती है। अरे बेटा संभाल के, इतना लंबा घूंघट करके कहीं तू गिर मत जाना बेटा, मुझे ना तेरी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं मेरी बच्ची कैसे इस घूंघट में दिन भर घर के काम करती होगी। सबको चाय नाश्ता देने के बाद मिली सबके झूठे बर्तन समेटकर रसोई में ले जाती है। उसके बाद सर पर घूंघट संभालते हुए रसोई में खड़े होकर बर्तन धोने लगती है। अरे बेटा बर्तन क्यों मांज रही हो, तेरी भाभी धो लेगी ना। नहीं मम्मी, मुझे आदत है ये सब करने की, आप चिंता मत करिए। मंजू देखती है कि बेटी मिली को सर पर साड़ी का पल्लू रखकर बर्तन धोने में बहुत असुविधा हो रही है। बार बार उसका पल्लू सर से सरक कर नीचे गिर जाता है और फिर वो अपने हाथों में लगे साबुन को धोकर पल्लू को वापस सर पर रखती है और बर्तन धोने लगती है। एनीवेज, ड्राइवर भैया गाड़ी स्टार्ट कीजिए। और प्रिया की फेयरवेल पार्टी में उससे ज्यादा उछल उछल कर बिंदिया ही नाची जा रही थी, मानो वो फेयरवेल पार्टी उसी की हो। अब धीरे धीरे प्रिया की इस चिपकने की आदत से सभी परेशान होते जा रहे थे। अगली सुबह 7 बजे सरला बाजार पर फोन करती हुई घर लौटती है। अरे ये घुटनों का दर्द, लगता है माँ जी से कोई गलती हो गई है, इसलिए झूठ मूठ घुटने का दर्द का बहाना बना रही है। लाइए मुझे फोन दीजिए, मैं बात करती हूँ ना माँ जी। और बिंदिया फौरन सरला के हाथों से फोन लेकर उससे बात करने लगती है। अरे क्या करे अंकल जी, अब बुढ़ापा है ना तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। घुटने की तो समझो ग्रीस ही सूख गई है, चल भी नहीं पाती माँ जी। दिन भर ना मैं तेल मालिश करके किसी तरह उन्हें जिंदा करती हूँ और रात होते ही ये वापस से जख्मी हालत में पहुंच जाती है। अरे बिस्तर तक से उठ नहीं पा रही थी। हाँ, आज उन्हें कमरे से उठाकर बाहर लेकर आई हूँ। आप कुछ देर उनसे बात कर लीजिएगा। हाँ लीजिए मम्मी जी।
आप फोन करके अंकल जी आपको परेशान नहीं करेंगे। हे भगवान, किस कर्म का बदला लिया है तूने मुझे ऐसी बहू देकर। अरे बहू, ये कि दवा के प्रचार वाले थे, उनके सामने मैं दिखा रही थी कि किस तरह मेरे घुटने मजबूत है ताकि ये दर्द भगाओ रोगन तेल के प्रचार में मुझे ले ले। पर नहीं, तूने तो उनके सामने मेरे घुटनों के दर्द का इतना रोना रोया कि अब तो वो मेरा फोन तक नहीं उठाएंगे। हर चीज में तुझे घुसना ही है। फिर से मेरा टीवी पर आने का सपना सपना ही रह गया। और इस बार सीमा सरला और प्रिया से ठान ही लेती है कि बिंदिया की इस चिपकने की आदत को दूर करके ही रहेंगी। और अगली सुबह जैसे ही बिंदिया उठती है, वो देखती है कि उसकी सास, जेठानी और ननद उसके कमरे में ही है। भाभी, आज ना आप वो पिंक वाली साड़ी पहनिएगा। देखिए, मैंने भी पिंक ड्रेस पहनी है तो मैचिंग मैचिंग हो जाएगा। अरे बेटा, पर आज बहू पिंक साड़ी कैसे पहन सकती है? वो साड़ी जरा हल्की नहीं हो जाएगी? आज बिंदिया को अपने मायके भी तो जाना है। क्या भूल गई क्या बिंदिया? तो क्या हो गया मम्मी, मैं भी चली जाऊंगी भाभी के साथ। अकेले भाभी मैनेज नहीं कर पाई तो। नहीं नहीं दीदी, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी, मैनेज कर लूंगी ना। हाँ, मैं भी ना कराती हूँ माँ जी, फिर मुझे तैयार भी तो होना है। और जैसे ही बिंदिया बाथरूम जाने के लिए उठती है, सीमा उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। आप मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही है भाभी? अरे चल ना, मैं तुझे बताऊंगी साबुन टॉवेल कहाँ रखना है। चल चल चल, मुझे पता है तू अच्छे से शैम्पू भी नहीं करती, इसलिए तेरे बाल ना खराब हो रहा है। अरे मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ भाभी, और आप ये सब करने जाएंगे तो मुझे देरी हो जाएगी। मेरा भाई आता ही होगा मुझे लेने के लिए। नहीं होगी देरी भाभी, मैं तो आ रही हूँ ना साथ में, सब मैनेज कर लूंगी। तभी बिंदिया के फोन पर उसके भाई का फोन आता है और बिंदिया के पहले ही सरला फोन उठा लेती है। अरे क्या करे बेटा, ये तो बहुत चिढ़ गई है, लगता है इसका मन नहीं है मायके आने का। प्रिया से भी अजीब तरीके से बात कर रही है और अपनी जेठानी से भी। एक काम कर, तू आज का रहने ही दे बेटा। ये आपने क्या किया माँ जी? वो तो मैं इसलिए चिढ़ रही थी क्योंकि दीदी और भाभी मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही थी। अगर कोई आपसे इतना चिपकेगा तो कोई भी चढ़कर कुछ भी बोल ही देगा ना। पर आपने तो धोखा चार लगा कर बोल दिया सुमित को। तो यही तो शादी की रात से तू करती आई है, हम सबकी चीजों में घुसना और सबसे बिन बात के चिपकना। अब हमने भी ऐसा किया तो तुझे बुरा लग गया। तेरे कारण हमारे कई प्लान कैंसिल हुए हैं, तो एक दो प्लान तेरे भी कैंसिल हो जाने दे। नहले पर दहला पड़ते ही बिंदिया समझ जाती है कि बेकार में लोगों की चीजों में घुसकर ज्यादा इंटरफेयर करना उतना ही अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब वही लोग आपके मैटर में घुसने लगे तो आपको वो चीज राज नहीं आएगी। और उस दिन के बाद से बिंदिया अपनी चिपकने की ये बुरी आदत छोड़ देती है। पहले बहू फिर बेबी। रोमा एक आजाद ख्यालातों वाली लड़की थी। वो एक एमएनसी में अच्छे पद पर नौकरी करती थी। रोमा अपनी ही कंपनी में काम करने वाले सुजीत को दिल दे बैठी थी। एक दिन सुजीत अपने माता पिता को लेकर रोमा के घर आता है। हम उन माँ बाप में से नहीं है जो बेटे को उसकी पसंद से शादी करने से रोके। हमें कोई परेशानी नहीं है बेटा, तुम चाहो तो शादी के बाद भी आराम से नौकरी कर सकती हो। कुल 3 लोगों का हमारा परिवार है और घर में ऐसा कोई खास काम भी नहीं होता। तुम चाहो तो शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रख सकती हो। थैंक यू मम्मी जी। एक्चुअली मैंने इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत की है और मैं ना सचमुच नौकरी नहीं छोड़ना चाहती। आपकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। दोनों परिवारों से रजामंदी मिलने के बाद रोमा और सुजीत की शादी हो जाती है और शादी के बाद रोमा अपने ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन कहते ना, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो सुजीत के परिवार में सिर्फ 4 ही लोग थे, सुजीत, उसके मम्मी पापा और रोमा। लेकिन इन 4 लोगों के परिवार में 400 तरह के काम हो सकते हैं। ये बात रोमा को तब समझ में आई जब वो शादी करके सुजीत के घर पहुंच गई। शादी के 3 दिन बाद ही जब रोमा ने अपना ऑफिस वापस ज्वाइन करने की इच्छा जताई तो सासू माँ ने कामों की एक लंबे से लिस्ट रोमा के हाथों में पकड़ा दी। देखो बेटा, जैसे मैंने पहले ही कहा था, हमें तुम्हारी नौकरी से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हम तो चाहते हैं, आजकल नया जमाना है, बहू को बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। घर में 4 पैसे आएंगे तो कल को बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। लेकिन बेटा एक बात का ख्याल रखना, मुझे नौकरों के हाथ का काम पसंद नहीं। सारी उम्र बिता दी मैंने इस घर को संवारने में, अब समय आ गया है कि मैं अपनी ये धरोहर तुम्हें सौंप दूँ। एक बात हमेशा याद रखना रोमा, कि औरत पत्नी और माँ बाद में होती है, सबसे पहले वो एक बहू होती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपना बहू होने का धर्म निभाना है।
उसके बाद तुम चाहे पत्नी बनो या बाहर नौकरी करके अपनी पहचान बनाओ, हमें उससे कोई समस्या नहीं। सुबह का काम निपटाने के बाद तू आराम से काम के लिए जा सकती है। बस शाम को ना ज्यादा काम नहीं होता, 2 फुलके सेंकने रहते हैं, गरम गरम सेकती जाना, हम लोग फटाफट खाते जाएंगे। लेकिन मम्मी जी, मैं अकेले सब कैसे मैनेज करूँगी? घर बाहर सब एक साथ। कोई काम वाली रख लेते हैं ना, कम से कम झाड़ू पोछा बर्तन वो कर दिया करेगी, तो खाने का काम मैं देख लूँगी। अरे रोमा बेटा, देखो भगवान की कृपा से हमारे घर में रुपए पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन घर के कामों में हमने कभी नौकरों से हाथ नहीं लगवाया। सुबह 4 बजे उठा करो, सब काम बहुत आसान से आराम से हो जाएगा, तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, नई नई शादी में रोमा सास की बातें सुनकर थोड़ी सहम सी गई थी, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हर शादीशुदा लड़की की तरह रोमा भी पूरी जान लगाकर अपनी गृहस्थी को समेटने की कोशिश कर रही थी। वो सुबह 4 बजे उठती, घर की सफाई करने के बाद सबके लिए नाश्ता बनाती, उसके बाद दोपहर का खाना बनाकर ऑफिस के लिए तैयार होती। ऑफिस से घर आकर भी असंख्य काम उसकी राह तक रहे होते। कभी सास कहती घी बनाओ, तो कभी अचार, कभी पापड़। काम करते करते तन और मन दोनों थक चुके थे रोमा के। अरे रोमा, ये क्या पैकेट वाला है मसाले? अरे कौन लेकर आया इन्हें? मैं लाई हूँ मम्मी जी, मसाले खत्म हो रहे थे। रोमा, कुछ भी करने से पहले पूछ लिया करो। अरे किसने कहा तुमसे कि हमारे यहाँ पीसे हुए पैकेट के मसाले आते हैं? मैं हर मसाले को खुद धूप दिखाकर अपने हाथों से साफ करके पीसती हूँ। जो भी खत्म हो रहा है घर में ही मिक्सर में पीस लिया करो। मम्मी जी, आपको पता ही है कि मुझे ऑफिस जाना होता है, मेरे पास इतना समय कहाँ रहता है। अरे शनिवार इतवार की तो छुट्टी रहती है ना तेरे, तो बस फिर 2 दिन तो बहुत होते हैं। मैंने ना 1 क्विंटल गेहूं भी मंगवा लिया है, हफ्ते के हफ्ते थोड़ा थोड़ा करके वो धो देना। हाँ, कितने डबल स्टैंडर्ड होते हैं लोग। शादी से पहले तो कहा हमारे यहाँ काम ही क्या है, और अब सुबह 4 बजे उठने के बाद पूरा दिन मैं सिर्फ और सिर्फ काम ही करती रहती हूँ, तब भी ये काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मम्मी जी, थक गई हूँ मैं दिन रात मशीन की तरह काम करते करते। अरे आज के समय में कौन औरत होगी जो नौकरी के साथ साथ घर के मसाले तक खुद अपने हाथ से पीसती हो। ऐसा लगता है जैसे औरत बनकर पैदा होना अपराध हो गया है मेरा। अरे तो दुनिया की पहली बहू है क्या जो घर के काम कर रही है? और नौकरी तो तू अपनी खुशी के लिए करती है ना? है, नौकरी की धौंस मुझे मत दिखाना। तुझसे होती है तो कर, ना होती है तो छोड़ दे, लेकिन घर के काम तो तुझे बराबर करने ही पड़ेंगे। अरे घर में लोग ही कितने हैं जो दिन भर काम के लिए हाय हाय करती रहती है। वो तो शुक्र मना कि घर में बस 4 ही लोग हैं। कहीं हमारी तरह 20-20 लोगों का परिवार पालना पड़ जाता ना, तो 2 दिन में तारे नजर आते तुम्हें। धीरे धीरे समय बीता। एक पत्नी और बहू होने के अलावा अब रोमा एक माँ भी बन गई थी। हर गुजरते समय के साथ उसके ऊपर काम का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। घर, ऑफिस, बच्चा और पति के बीच में खुद को बांटते बांटते रोमा जैसे एक मशीन बन चुकी थी। मम्मा, मेरा प्रोजेक्ट बनाना है, कल लास्ट डेट है, आज आप जरूर कंप्लीट कर देना। सॉरी बेटा, मैं जानती हूँ तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए परेशान हो। क्या करूँ, मुझे एक पल का भी समय नहीं मिल पा रहा। कोई बात नहीं, आज ना मैं तुम सबके सोने के बाद ये प्रोजेक्ट पूरा कर दूंगी। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो राजा। रात को सबको खाना खिलाने के बाद रोमा गोलू का प्रोजेक्ट बनाने लगती है, जिसे पूरा करते करते उसे रात के 2 बज जाते हैं। सुबह 4 बजे अलार्म की आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है। क्या सुबह हो गई? 2 घंटा भी सोने को नहीं मिला मुझे। अब तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। ये तो रोज़ का हो गया है, घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। एक दिन काम ख़त्म करते करते मैं ही ख़त्म हो जाऊंगी। बस बहुत हो गया, अब मैं नौकरी छोड़ दूंगी। नहीं बनानी मुझे अपनी पहचान। जब कोई मुझे समझने वाला है ही नहीं तो इतनी मेहनत करके फ़ायदा क्या। मुझे समझ में आ गया है कि इस घर की बहू होने के अलावा अब मेरी कोई पहचान नहीं रही। 5 साल तक घर और नौकरी के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश करते करते रोमा थक चुकी थी और आखिरकार रोमा नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है और एक फुल टाइम हाउसवाइफ बन जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नौकरी छोड़ने के बाद रोमा को जिंदगी में थोड़ा सुकून आ गया होगा तो ये आपकी भूल है, क्योंकि घर के काम तो राक्षस की भूख की तरह समय के साथ बस बढ़ते ही जाते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद गोलू को स्कूल छोड़ने और लेकर आने का काम भी अब रोमा की ही जिम्मेदारी बन गए थे। एक रोमा, कहाँ हो यार, 1 कप चाय तो पिला दो प्लीज, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। आप बैठिए, मैं पिलाई।
पति की बात सुनकर कुछ ही देर में रोमा एक कप चाय बनाकर सुजीत के पास रख जाती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक पढ़ी लिखी लड़की से नहीं, किसी काम वाली से शादी की है। जब देखो तब काम काम और सिर्फ काम। अरे कभी तो 2 घड़ी बैठकर पति के साथ भी बातें कर लिया करो। चाय का कप देने के बाद अगर तुमने पूछा होता कि मैं क्यों परेशान हूं तो मुझे अच्छा लगता। पत्नी का फर्ज सिर्फ इतना ही नहीं होता कि पति के सामने चाय और नाश्ता बनाकर रख दो। अरे कभी तो पति से उसका सुख दुख भी पूछ लिया करो। ऐसी बात नहीं है कि मुझे आपकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन घर के काम भी तो करने पड़ते हैं ना। अगर काम समय से नहीं हुए तो आपकी मम्मी नाराज हो जाएंगी और बातें मुझे सुननी पड़ेगी। अच्छा नाराज मत हो, बताओ क्या हुआ, आज आपका मूड क्यों खराब है? अरे यार उस मैनेजर ने ना मेरा जीना। सुजीत अपनी बात कह ही रहा था कि अचानक रोमा सुजीत को रोक देती है। आप 1 मिनट ठहर जाओ, गैस पर दूध रखा है, अभी दूध उबाल कर आती हूँ। अगर दूध उबल कर गिर गया तो मम्मी जी से 10 बातें सुनने को मिल जाएगी, फिर हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। रोमा भाग कर गई और गैस बंद करने के बाद वापस लौट आई। अच्छा बताओ क्या कह रहे थे आप? रोमा, बड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है मुझे। ऐसा लगता है कि एक ही छत के नीचे मैं किसी अजनबी के साथ रह रहा हूँ। मन में इतनी बातें होती है लेकिन कहने के लिए कोई है ही नहीं मेरे पास। अरे नहीं नहीं ऐसा, अरे प्लीज बुरा मत मानना, मैं अभी 2 मिनट में आई। बाहर से बादल गरजने की आवाज आ रही है, कहीं सारे कपड़े भीग ना जाए। मैं छत से कपड़े उतार कर लाती हूँ। रोमा छत से कपड़े उतार कर लाती है। अरे यार प्लीज अब तो आकर बैठो मेरे पास। हर समय काम और घर। तुम शायद भूल गई हो कि तुम इस घर में मेरी पत्नी बनकर आई हो। कभी मेरे लिए भी समय निकाला करो। सुजीत मैं भी तो काम ही कर रही हूँ ना। अच्छा अब बोलो क्या बात है? अपनी माँ की आदत तो जानते हो। रोमा देखो आंगन में जो मसाले रखे थे उन्हें भी उठा लाओ, बारिश आ गई तो खराब हो जाएंगे। और दाल बनने के लिए भी रख देना, नहीं तो लेट हो जाएगा। और देखो आज शाम को आंगन में झाड़ू नहीं लगाई तुमने, जाओ आंगन में झाड़ू मार दो। ऐसे शाम के समय आंगन बुहारे बिना नहीं छोड़ते। सुजीत तुम चाय पियो, तब तक मैं दाल चढ़ा कर आती हूँ। कभी दूध उबाल रही हो, कभी दाल, कपड़े, बर्तन, मसाले, सबके लिए टाइम है ना तुम्हारे पास, लेकिन मेरे लिए नहीं है। और क्या फ़ायदा है ऐसी शादीशुदा ज़िंदगी का कि आदमी अपना सुख दुख तक अपनी पत्नी को ना बता सके। पूरा दिन तुम घर के कामों में बिजी रहती हो, रात को बच्चों को खाना खिला रही होती हो या सुला रही होती हो। बच्चों के सोने के बाद तुम उनकी सुबह की तैयारी में लग जाती हो। अरे बंदा अपनी पत्नी से बात करे तो कब करे? तुमसे किसने कहा घर में काम है? मैं तो खाली ही रहती हूँ। 2-2 फुलके सेकने में वक्त ही कितना लगता है? जरा सा गेहूं चावल धोकर सुखाने में समय कितना लगता है? घर में मसाले पीसकर खाना बनाने में कोई वक्त लगता है क्या? अचार हो या पापड़ सब घर में बनाकर ही खाना चाहिए, क्योंकि उन्हें बनाने में भी कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता। बहू पढ़ी लिखी है तब भी बच्चे बाहर ट्यूशन पढ़ने जाएं। ये भी कोई बात है? आखिर मैं घर में करती क्या हूँ? 2 घंटे बच्चों को पढ़ा ही सकती हूँ ना। मशीन के धुले कपड़े बदबू करते हैं, 2 कपड़े होते हैं, हाथ से रगड़ने में वक्त ही कितना लगता है? आज तक मैंने यही सुना है। मम्मी जी तो कहती है घर में काम ही क्या है, और तुम कह रहे हो कि मुझे बस काम ही काम है। बताओ किसकी बात को सच मानूं मैं? रोमा की बात सुनकर सुजीत गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो सोचता है, घर में रहकर तो हमें कभी भी साथ में 2 बातें करने का समय नहीं मिलेगा। ऐसा करता हूँ आज मूवी की 2 टिकट बुक करवा लेता हूँ। बाहर जाएंगे तो दोनों को थोड़ा समय तो साथ में बिताने को मिलेगा। रोमा कहाँ बिजी हो? यहाँ तो आओ। क्या बात है, क्या हुआ? आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम दोनों बाहर चल रहे हैं, मूवी देखेंगे और उसके बाद डिनर करके ही लौटेंगे। मैं ऐसे अचानक से नहीं जा पाऊंगी। मुझे अभी मम्मी जी और पापा जी के लिए खाना बनाना है, मलाई से घी बनाना है, सबके कपड़े प्रेस करने हैं, बहुत काम पड़ा है, मैं नहीं चल पाऊंगी। ठीक है मत चलो, गलती मेरी। इस घटना के बाद अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण बना रहता है। ना तो सुजीत घर में सही से खाना खाता, ना पहले की तरह किसी से बात करता, बस खोया खोया सा रहता। सुजीत बेटा क्या बात है, तो आजकल बहुत बुझा बुझा सा रहता है, कोई बात है तो बता। कुछ भी कहने का क्या फ़ायदा है माँ, घर के सब काम समय पर हो रहे हैं ना। तुम्हें बहू तो मिल गई है, मुझे पत्नी नसीब हो या ना हो, किसको फ़र्क पड़ता है? ये कैसे बहकी बातें कर रहा है? बहू और पत्नी अलग अलग होती है क्या? कोई झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? झगड़ने के लिए पहले बात करना ज़रूरी होता है माँ,
और हम दोनों को तो फुर्सत से बैठकर आपस में बात किए हुए भी जमाने हो गए। मेरे सुख दुख चिंता तकलीफ किसी बात से रोमा को कोई मतलब ही नहीं है। उसके पास 2 पल बैठकर अपने मन की बात करने लगो तो उसे तेल मसाले अचार याद आने लग जाते हैं। अरे मैं पूछता हूँ, घर में पैसों की कोई कमी है क्या? और घर में इतना काम है तो काम के लिए एक नौकर क्यों नहीं रख लेते आप लोग? बाजार में हर चीज मिलती है, फिर क्या जरूरत है गेहूं खरीद कर उसको धोकर साफ करके पिसवाने की? पिसे हुए मसाले और डब्बा बंद अचार भी बाजार में मिलते हैं ना। माँ, घर में बहू आ गई तो सारा काम वही करेगी, ऐसा किस किताब में लिखा है? बड़ा आया बीवी का हिमायती। 4 लोगों का काम नहीं होता इससे। हमारे जमाने में 20-20 लोगों का परिवार होता था। हमने परिवार नहीं चलाया क्या? सब कुछ अपने हाथ से किया। हमारी हिमायत लेने के लिए तो कभी तुम्हारे पिताजी सामने नहीं आए। आपका समय और था माँ। उस समय अगर परिवार में 25 लोग थे तो काम करने वाली भी आप अकेली नहीं थी। चाची ताई दादी बुआ सब लोग मिलकर काम करते थे ना। उस जमाने में बच्चों के स्कूल से ना तो प्रोजेक्ट मिलते थे और ना ही होमवर्क। अब खुद बताओ ना, आपने कितनी बार हमें दिन में 2 घंटे बैठकर पढ़ाया है? गेहूं और चावल तो हमेशा दादी ही साफ करती थी। मसाले सुखाना और पीसने का काम भी दादी के ही जिम्मे था। उस जमाने में कपड़ों को हाथ से धोना मजबूरी था, लेकिन अब तो हमारे घर में वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन के होते हुए भी आप रोमा से कपड़े हाथ से धुलवा रही हैं। ये कहाँ की समझदारी है? माँ, इतनी अच्छी नौकरी थी उसकी, आपकी इस बेतुकी जिद के कारण उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। आप खुद बताओ, ये झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए ही उसने इतनी पढ़ाई की थी? घर के काम तो आप किसी नौकर से भी करवा सकती है। आपकी फालतू की जिद के कारण आपने उसकी पूरी जिंदगी नर्क बनाकर रख दी है। मुझे समझ में नहीं आता, पूरा दिन अपनी बहू से कुल्लू के बैल की तरह काम करवाने में आपको ऐसा कौन सा सुख मिलता है? अरे कौन सा पहाड़ टूट जाएगा अगर महीने में 2 या 4 बार आप बाहर का खाना खा लेंगे? घर में पैसों की कोई कमी तो है नहीं। अगर घर में खाना बनाने या बाकी के कामों के लिए हम कोई नौकर लगा ले तो रोमा भी मशीन की जगह इंसान वाली जिंदगी जी सकती है। आपने तो उसे एक मशीन से भी बदतर बना दिया है माँ। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वो सिर्फ काम ही करती रहती है। ना वो अपने बच्चों को ढंग से समय दे पा रही है और ना ही मुझे। और 100 बातों की एक बात, आप मुझे ये बताइए माँ, कि शादी का यही मतलब है कि घर को एक 24 घंटे के लिए नौकरानी मिल जाए? अरे इंसान शादी करता है ताकि उसके पास उसका सुख दुख और तकलीफ बांटने वाला कोई साथी हो। जब वो परेशान हो तो कोई ऐसा हो जो उसकी परेशानी समझ सके, उसके कंधे पर सर रखकर कहे कि सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। ये नहीं कि पत्नी को एक नौकरानी बनाकर बस दिन रात काम करवाते रहो। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं शादी ही ना करता। जितना समय हम आज एक दूसरे को दे रहे हैं ना, उससे ज्यादा समय तो शादी से पहले हम साथ गुजार लेते थे। कितने खुश थे हम एक दूसरे के साथ। और अब बस मन में हर समय शिकायतें ही चलती रहती है। मेरा घर बिखर रहा है माँ, आपको कुछ समझ में भी आ रहा है? मैं अपने सास होने के मद में इतनी चूर हो गई थी कि मैंने तो ये कभी महसूस ही नहीं किया कि आखिर बहू मैं अपने बेटे के लिए लाई थी। और अब मेरा बेटा ही बहू का साथ पाने के लिए छटपटा रहा है। अरे कल को तुम्हारे रिश्ते में कोई खटास आ गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी जिद ने तुम्हारा रिश्ता बर्बाद कर दिया। मैंने ही बहू को कहा कि वो पहले बहू है और फिर पत्नी, लेकिन मैं गलत थी। मुझे समझ में आ गया है कि कोई भी औरत पत्नी पहले है और बहू बाद। बेटे के समझाने पर सावित्री देवी घर में काम के लिए नौकर को रख लेती है। अब रोमा पति और बच्चों को अपना पूरा समय देती है और पति के कहने पर फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेती है। इस तरह उनके परिवार में एक बार फिर सुख शांति छा जाती है।